हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की 8th वीडियो को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के दिन हम जो है आज की वीडियो में हम लोग मेजरमेंट एंड रेंज ऑफ मास को समझेंगे और दूसरा मेजरमेंट एंड रेंज ऑफ टाइम को समझेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा जो सेकंड पार्ट है पूरे इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाले पार्ट पे बढ़ेंगे और जो है एरर्स और उससे रिलेटेड चीजों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो है जैसे ही हमारा पार्ट खत्म हुआ इसके बाद जो हम एक लाइव जूम मीटिंग भी जो है अरेंज करेंगे और वो होगी मंडे को। तो आई होप आप उस समय सभी के सभी ज्वाइन करें। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के अंदर हमारा काम है हमें मेजरमेंट और रेंज ऑफ मास के बारे में समझना है कि मास को कैसे मेजर किया जाता है और उसकी रेंज क्या है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास पहली बात तो है क्या। देखो, मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कि भाई आपकी बॉडी है, आपके बॉडी के अंदर भी मास है, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर भी मास है। ठीक है, बट बुक्स कितना मर्जी डिफाइन करने की कोशिश करें मास को, वी स्टिल डोंट हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर मास कि मास एक्चुअल में क्या है। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इसके ऊपर, बट स्टिल ये चीज पक्की है कि ये एक इनहेरेंट का मतलब होती है जो अंदर किसी की अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है जो बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये होती है मास। ठीक, कुछ और बड़े साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि भाई जो है हमारी बॉडी के अंदर मास कैसे आता है, जो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, हिग्स फील्ड होता है एक, उसके साथ में इंटरेक्ट करती है और हमारी बॉडी को मास मिल जाता है उसका। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। वी स्टिल डोंट हैव अ प्रॉपर कंसेंसस के मास एक्चुअल में क्या है, बट सबको ये पता है कि एक कोई नंबर है जो कि हमारे हर एक बॉडी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड मास। ओके, सो इसकी डेफिनेशन के अंदर ज्यादा घुसेंगे भी नहीं हम लोग, क्योंकि बेसिक लेवल पे फिजिक्स ज्यादा डेफिनेशंस दे भी नहीं सकती है। ठीक है, जैसे चार्ज की हमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन आज भी नहीं पता व्हाट इज चार्ज, सिमिलरली मास की कोई 100% श्योर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, बट मास कुछ होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें पता है। ठीक है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट होती है हमारे को किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हम ऐसा यूनिट सिस्टम में पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। फिर अच्छा, एटॉमिक स्केल्स के ऊपर हम किलोग्राम एक बहुत बड़ी यूनिट रह जाती है, इसलिए हम छोटी यूनिट्स को प्रेफर करेंगे। सीधी बात है, अगर जो है मुझे अगर मान लो अपना ये अपने बाल का साइज पता करना है तो मैं किलोमीटर्स में नापूंगा, तो दैट इज अ वेरी एब्सर्ड थिंग। ठीक है ना, कि भाई मुझे अगर एक साइज बहुत छोटी चीज का साइज नापना है तो मैं किलोमीटर्स में उसको चेक करने की कोशिश करूं तो वो गलत है। उसी तरह से अगर मुझे जो है एक छोटे लेवल की बिल्कुल छोटे मासेस को कैलकुलेट करना है तो मुझे उसके लिए किलोग्राम में मेजर करना इज ऑल्सो एन एब्सर्ड थिंग। ठीक है, इससे बेटर क्या है कि हम जो है कोई छोटी यूनिट ही बना ले। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, कुछ लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोल देते हैं, तो वो अपनी इच्छा है। तो 1 AMU जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, 1 AMU जो है कार्बन 612 का जो एटम है उसका 1/12 के मास के बराबर होता है, तो ये हमने कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब मास को मेजर कैसे करते हैं, जो नॉर्मल आप भी अपने दुकानदार से जब कुछ सामान लेने जाते होंगे तो मास को किस तरह से मेजर करता है, उसके पास जो है एक वेइंग मशीन होती है। ठीक है, उसमें जो है एक बैलेंसिंग मशीन होती है, उसमें क्या करता है वो एक साइड पे 1 kg का, आपको कुछ सामान चाहिए तो एक साइड पे 1 kg का एक स्टैंडर्ड लोहे का वो वट्टा सा रखेगा एंड उसके कंपैरिजन में कंपेयर करेगा कि जो मैं सामने सामान दे रहा हूं वो जो है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वो बैलेंस हो जाता है तो वो इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। तो वही चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि कॉमनली मास इज मेजर्ड बाय बैलेंसिंग इट विद रिस्पेक्ट टू ए नॉन मास, के किसी नॉन मास के रिस्पेक्ट में उसको बैलेंस करके जो है हम लोग जो है मास को मेजर करते हैं। ठीक है, आजकल और भी नए तरीके आ गए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स भी हैं, उनकी वर्किंग जो है हम लोग स्टडी करेंगे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर के वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे क्योंकि स्टूडेंट्स वो हमारा आगे के चैप्टर्स की जब नॉलेज हमें हो जाएगी तब हमें वो अच्छे से समझ आ पाएगी चीजें। तो मैं भी सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ये वाले टॉपिक, जैसे लेंथ की तो मेजरमेंट हमने अच्छे से कर ली, मास के लिए हमें और प्री रिक्विजिट चीजों की जरूरत है थोड़ी बहुत, ताकि हमें नॉलेज एक्स्ट्रा
गेन करने के लिए थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है उन चैप्टर्स की। तो जब वो चैप्टर हो जाएंगे उनके अंदर साथ साथ ही हम ये सारी चीजें भी मैं आपको बताता चलूंगा चैप्टर के साथ साथ ही। उसी तरह से फॉर लार्ज मासेस, अगर मुझे बहुत बड़े मासेस को कैलकुलेट करना है कि भाई अर्थ का मास कितना है, अब अर्थ के लिए इतना बड़ा तराजू कौन लाएगा उसका मास को नापने के लिए, ठीक है। तो कैसे अर्थ का मास मेजर किया गया है। उसी तरह से जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, डिफरेंट मून है, अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, उनका मास किस तरह से मेजर किया गया है, तो उनके लिए ग्रेविटेशनल मेथड यूज होते हैं। F इज इक्वल टू G m1m2/r का स्क्वायर। ओके, इस फोर्स के फॉर्मूला से हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना बेसिकली एक्सपेरिमेंट के जरिए आता है, ठीक है। तो एक टॉर्सनल बैलेंस नाम का एक डिवाइस है, वो हमारे लिए फोर्स को कैलकुलेट करके आंसर दे देता है, ठीक है। तो हम उसकी मदद से फोर्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, निकालनी आती है, कैलकुलेट करनी आती है, और हम क्या करते हैं F इज इक्वल टू mg। इससे जो है हम बहुत इजीली जो है मास की वैल्यू निकाल सकते हैं कि मास जो है F बाय जी के बराबर है। हमने एक्सपेरिमेंटली फोर्स को कैलकुलेट करा एंड उसको स्मॉल जी यानी कि 9.8 या फिर उस एरिया पे उस स्मॉल जी की वैल्यू जो भी है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी। दीज आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल मेथड, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। बहुत डिटेल में स्टडी है इस वाले मेथड की, ठीक है। जब ग्रेविटेशन हम कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको ये अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। इसके अलावा स्मॉल स्केल्स में जब हमें मास को मेजर करना होता है तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ किस तरह से काम करता है, इसमें जो है हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है, देखो नॉन चार्ज पार्टिकल के लिए अलग टेक्निक यूज होती है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज होते हैं। इसमें जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है उसको, ठीक है। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को रोटेट कराती है। +2 के अंदर अपना स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर है आपका, +2 के स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू mv/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है जो जिस रेड सर्कल में वो रोटेट कर रहे होते हैं। मतलब यूं समझो कि आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है ना इस तरह से सर्कल में रोटेट करता है, ओके। तो जब वो सर्कल में रोटेट कर रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होना चाहिए, ठीक है। उस रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, यानी कि रेडियस जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स के अंदर जो है इस तरह से निकालते हैं हम लोग, हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं और मास का फॉर्मूला हमारे पास में है mv/qb, तो m उस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है। सो ये भी टेक्निक जो है ये +2 के अंदर समझेंगे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स कैसे काम करते हैं हमारे, जब इसके लिए हमें मैग्नेटिज्म की बेसिक जानकारी की जरूरत है, ओके। तो दैट इज वाई हम ज्यादातर इस चैप्टर को भी आप एक तरह से कई सारे चैप्टर्स का, आने वाले चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन भी मान सकते हैं। जैसे ये वाले टॉपिक्स के अंदर ही आपको ग्रेविटेशन का एक इंट्रो मिल रहा है, इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोग्राफ का इंट्रो मिल रहा है आपको, तो यहां से हमारा आगे होगा सिस्टम, ठीक है। तो हम अभी के लिए इन चीजों को यहीं पर ही छोड़ते हैं, जितना हमारे CBSE की बुक NCERT के अंदर दे रखे हैं हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बट रेंज ऑफ मास की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ मास मतलब कि हम फिजिक्स में कितनी रेंज ऑफ मासेस को कैलकुलेट करते हैं, कहां से कहां तक की रेंज है, इस पूरे जो मेथड्स हमने अभी भी देखे हैं इनके द्वारा क्या रेंज हमें प्रोवाइड हो रही है। तो 10⁻³ किलोग्राम, दैट इज जो कि इलेक्ट्रॉन के मास की रेंज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, तो लगभग 10⁻³ किलोग्राम ही हो गया वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मास से लेके हम जो है 10⁻55 किलोग्राम, 10⁻55 इज जो हमारा नॉन यूनिवर्स का मास है 10⁻55 किलोग्राम। अब तो इससे भी नीचे की मासेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये जो जब बुक लिखी गई थी उस टाइम की बात है, उस टाइम से उस बुक के अंदर मोस्टली जो है एक सेफ साइड लेके आंसर दिया है, तो यही आंसर आपको प्रेफर करना है बुक वाला 10⁻30। अब इससे भी बहुत छोटे मासेस को हम कैलकुलेट करना जानते हैं, 10⁻30 से लेके 10⁻55 ये इलेक्ट्रॉन की मास की रेंज है, और ये जो है आपका एक नॉन यूनिवर्स का हमारा मास है, पूरे के पूरे यूनिवर्स का मास, ठीक है। तो ये जो है हमारा मेजरमेंट एंड रेंज ऑफ मास था। अब टाइम वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। Yes, students. So now let us start the measurement and range of time measurement. Okay. So according to Einstein, time क्या है? पहले तो टाइम होता क्या है? Okay. तो it is again very difficult to define time properly. टाइम को properly define करना एक बहुत ही difficult task है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई एक
टाइम एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट के बीच का जो टेम्पोरल गैप है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। ठीक है, टाइम जो है वो है जो क्लॉक जिसको रीड करती है। बड़ी नाइव सी डेफिनेशन दी है, बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन दी आइंस्टीन ने। ठीक है, इसके अलावा कई लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश किया टाइम को। हम अगेन डेफिनेशंस में नहीं घुसेंगे, हमें पता है बेसिकली टाइम क्या चीज है। समथिंग दैट इज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कोई ऐसी ऐसी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, आप खुद डिफाइन करने की कोशिश करें एक बार टाइम को अपने लिए, क्या चीज आपके हिसाब से टाइम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो हम धीरे धीरे इन चीजों को और समझने लग जाएंगे क्या चीज होती है। ठीक है, तो टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। सो अब क्या रहता है कि भाई क्लॉक जो है आजकल के टाइम पे हम लोग एटॉमिक क्लॉक्स को भी यूज करने लग गए हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है। किससे बनाई जाती है? सीजियम 133 एटम से बनाई जाती है। ओके, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक्स, और ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। अब इनकी एक्यूरेसी समझ आ जाएगी कितनी होती है। ठीक है, अब सीजियम 133 अभी एटॉमिक क्लॉक्स काम कैसे करते हैं? आपने अगर अपनी नॉर्मल जो घड़ी देखी होगी वो कैसे टाइम को मेजर करती है? उसके अंदर जो है एक व्हील होता है। ओके, वो व्हील क्या कर रहा है? वो वाइब्रेट कर रहा है। उसके वाइब्रेशन के हिसाब से जो है हमारी जो है वो ये चेक कर रहा है कि भाई कितनी देर में जो है अपना वो अलग अलग शेप और साइजेस की होती है व्हील्स वगैरह उनके अंदर। तो जैसे मतलब कि एक सेकंड में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही है। मान लो किसी घड़ी के अंदर हो सकता है जो है 10 वाइब्रेशंस हो रही हो, तो वो ये देखते हैं कि भाई 10 वाइब्रेशंस होने में कितना, 10 वाइब्रेशंस के बाद वो एक सेकंड सुई आगे घुमाते हैं, अगली 10 वाइब्रेशंस पे अगली सुई आगे घुमाते हैं, अगली 10 वाइब्रेशंस पे, इस तरह से। ठीक है, वो डिपेंड करेगा फ्रॉम क्लॉक टू क्लॉक। ओके, सो ये इस तरह से हमारी जो नॉर्मल घड़ियां हैं वो काम करती हैं। बट जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो कैसे काम करती हैं? आप देखो, हर चीज को अगर मुझे मेजर करना है तो कोई वाइब्रेशंस चेक करके ही हम लोग टाइम को डिफाइन करते हैं। तो 1 सेकंड को एटॉमिक लेवल पे हमने कैसे डिफाइन करा हुआ है कि पहली बात, उसके लिए मुझे आपको हाइपर फाइन लेवल्स बताने पड़ेंगे क्या होते हैं, फिर जाके आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी। अब होता क्या है, अभी तक आपने जो एटम्स पढ़े हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर आपके अकॉर्डिंग है क्या होता है? एक तो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं आपके लेवल्स। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया जैसे मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद एक्साइटेड लेवल 1, फिर एक्साइटेड लेवल 2। ठीक है, अब लेकिन जब आप इनको और ज्यादा, जब हमने साइंटिस्ट ने जब इनको और अच्छे से जब स्टडी करा, तब उन्होंने ये पाया कि भाई ये जो ग्राउंड लेवल जो हम लोग जिसको बिल्कुल सोच रहे हैं कि भाई सिंगल एक ही लेवल है, उसको थोड़ा और माइक्रोस्कोप के नीचे और अच्छे से देखेंगे तो हमें ये पाया हमने कि एक्चुअल में ये भी छोटे छोटे लेवल से बना हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल में जिसको आप ये सिंगल एक लाइन सोच रहे हैं, वो अगर मैं इसको भी और ज्यादा मैग्नीफाई करूंगा तो मुझे जो है ना इस तरह से छोटे छोटे लेवल्स उसके अंदर दिखेंगे। ठीक है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी 2-3 लाइनें हैं जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। दीज आर कॉल्ड हाइपर फाइन लेवल्स। ठीक है, जब जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट भी आपकी, आपने उसको भी और ज्यादा मैग्नीफाई करके देखा तो आपके पास हाइपर फाइन लेवल्स आ गए। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्राउंड स्टेट के ही हाइपर फाइन लेवल के अंदर जो है कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, तो ऊपर नीचे जा सकता है बेसिकली। ठीक है, तो सीजियम 133 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है किन्हीं 2 हाइपर फाइन लेवल्स, उसके अंदर आप ये मान लो कोई 2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन 2 हाइपर फाइन लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वो क्या करेगा? अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट आउट करते हैं। रेडिएशन यानी कि एक प्रकार की ईएम वेव जो लाइट भी है। ठीक है, तो ईएम वेव्स इसके अंदर से एमिट आउट होती है जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है। तो अब ये उस एक जो रेडिएशन उससे एमिट हुई है, हम उसके अंदर की वाइब्रेशंस को चेक करते हैं। जितनी देर में उस रेडिएशन की 9192631770 इतनी वाइब्रेशंस पूरी हो जाती हैं, वो 1 सेकंड है हमारे लिए। ठीक है, इस तरह से हमने 1 सेकंड को डिफाइन किया हुआ है सीजियम क्लॉक्स के लिए। मतलब कि हमने क्या करा कि भाई ये हमारे पास में ग्राउंड लेवल था। ग्राउंड लेवल को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो पाया कि एक्चुअल में एक लेवल नहीं है, बहुत पास पास में 2 लेवल्स हैं। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे सर्कल बने हुए एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास पास। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इन हाइपर फाइन, ये पूरे के पूरे में है, बना लोगे ना इस तरह से। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा अभी ताकि टाइम वेस्ट होगा बिना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? वो पहले ऊपर की तरफ जाता है और फिर वो रिटर्न होता है नीचे की तरफ।
ठीक है। अब जब वो रिटर्न होता है तो इस प्रोसेस में उससे निकलती है इस तरह से वाइब्रेशन वाली रेडिएशन, ठीक है। हमने इन रेडिएशन को चेक करा कि जितनी देर में इस रेडिएशन की 9192631770 वाइब्रेशन पूरी हो जाएंगी उतनी देर 1 सेकंड के बराबर है। ये डेफिनेशन का रट्टा मारने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ये नंबर को याद करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल हमें जो है एक बेसिक पता होना चाहिए कि हमारी टाइम मेजरमेंट हो कैसे रही है। तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं, टाइम टेकन इन इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन जब जितनी देर में वाइब्रेशन रेडिएशन इतने वाइब्रेशन पूरे कर लेगी वो 1 सेकंड है, ठीक है। अब ये रेडिएशन एमिट कौन कर रहा है? दीज रेडिएशंस आर एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133। सीजियम 133 के ग्राउंड स्टेट जो है उसके हाइपरफाइन लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है उस टाइम पे जो रेडिएशन एमिट हो रही है या फिर जो लाइट एमिट हो रही है, हमने उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेक करा, ठीक है। जितनी देर में जो है इतने वाइब्रेशन हो गए उसके, हमने बोल दिया है वो टाइम है 1 सेकंड। बात समझ आ गई सबको? अब इतनी ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन देखो, कितनी ज्यादा हाईली बहुत सोच समझ के बनाई गई डेफिनेशन है ये, जब साइंटिस्ट ने उस टाइम पे बनाई थी, ठीक है। तो जब उस टाइम पे बनाई तो उसके अंदर देखा सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है ये। इसके कितनी एक्यूरेट है कि 10⁻13 सेकेंड्स के अंदर जो है एक कोई सेकंड का अंतर आता है। इसका मतलब कई सदियां बीत जाएंगी, हजारों सदियां बीत जाएंगी, मतलब जो है हजारों सेंचुरीज के बाद के अंदर जाके कोई 1 सेकंड का आपको फर्क दिखना स्टार्ट होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो ये जो है मोस्ट एक्यूरेट यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास कई सारे यूनिट्स हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है ये टाइम की यूनिट 1 सेकंड, ओके। इसके अलावा ये क्या करती है, इस अब हमने टाइम को इतना अच्छे से डिफाइन कर लिया तो अब इसकी मदद से दूसरी यूनिट्स भी डिफाइन की जा सकती है। तो 1 मीटर को डिफाइन करने में 1 सेकंड का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? हमने 1 सेकंड अच्छे से डिफाइन कर लिया, तभी साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि अच्छा सेकंड तो डिफाइन कर लिया है, तो अब उसकी मदद से 1 मीटर डिफाइन कर लेते हैं। 1 मीटर की डेफिनेशन है, 1 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 बाय, ये स्पीड ऑफ लाइट है। देखो तो ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट जो है 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको जैसे ये होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो है डिस्टेंस आपको हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। अगर आपको डिस्टेंस जो है अगर 1 मीटर करना है आपका, तो आपके पास में टाइम कितना होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय c के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका यहाँ पे जो है d की वैल्यू 1 के इक्वल हो पाएगी। क्लियर? तो ये आपके पास में जो है 1 मीटर की डेफिनेशन थी। अगेन इसको भी कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो है आप इसको समझने की ही कोशिश करें, ठीक। इसके बाद रेंज की बात करते हैं। टाइम की रेंज जो है 10⁻24 सेकंड से लेके 10⁻17 सेकंड तक जाती है। -24 सेकंड जो है, अब अगेन कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो अभी आपके नहीं हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आपका नहीं हुआ है, अभी वो +2 में होगा, उससे रिलेटेड ये नंबर है कि भाई जितनी देर में सबसे अनस्टेबल पार्टिकल जो है वो टूट जाएगा वो 10⁻24 सेकंड होता है, और 10⁻17 सेकंड ये हमारे एज ऑफ द यूनिवर्स है। तो ये रेंज है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के अंदर टाइम की, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, टाइम से रिलेटेड भी ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। क्या डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, हम जिसको ग्राउंड स्टेट समझ रहे थे अब तक, वो ग्राउंड स्टेट भी छोटे छोटे पार्ट्स से बनी हुई है जिसको हाइपरफाइन लेवल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन हाइपरफाइन लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जंप करते रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उससे रेडिएशन एमिट आउट होती है। हम उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे लाइट की आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उस तरह से हमने उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकाली और ये बोला कि जितनी देर में 9192631770 वाइब्रेशंस हो जाएंगी उतना टाइम हमारा जो है 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास में टाइम से रिलेटेड था। फिर इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है, देखोगे तो जो है कई हजारों सालों में जाके कोई 1 सेकंड का अंतर दिखता है। तो जो है उसके बाद मोस्ट एक्यूरेट यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम है ये हमारी, इसकी मदद से मीटर भी डिफाइन किया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इतनी ज्यादा हाईली अच्छे से डिफाइन करने की इनको जरूरत ही क्या है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स के टाइम जो है ना वो एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल यूनिट है, इसकी मदद से काफी दूसरी चीजें हमारी डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल जो है जितनी भी हमारी जीपीएस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर टाइम का 1 सेकंड का भी हेरफेर हो जाए तो जो है हमारी जो एरोप्लेन जो सिस्टम जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी, वो जो है
उनको पहुंचना होगा यूएस, वो पहुंच जाएंगे आगे लंदन, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ उस टाइम के 1 सेकंड की हेर फेर से हमारे डिस्टेंसेस की मेजरमेंट में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। आप इसको जो है धीरे धीरे आप आगे जाके और भी क्लियर होंगी ये सारी चीजें आपको, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें इसलिए इतनी ज्यादा एक्यूरेटली डिफाइंड है, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का ये रोल क्यों है फिजिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हम लोग जो है अपने अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले एक जूम मीटिंग होगी हमारी, वो होगी मंडे को। थैंक यू वेरी मच।